हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की प्रश्न बैंक की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम जो आपकी न्यू प्रश्न बैंक 2022 की है, जो न्यू प्रश्न बैंक 2022 की है, इसमें हम आज चैप्टर 2 यूनिट 2 बिलियन के ना 3 नंबर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चंस को बेटा हम कंप्लीट करेंगे। तो बेटा इससे संबंधित हमने 2 नंबर के क्वेश्चन भी, आपको पता है बेटा यूनिट 2 में से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और एक 3 नंबर का। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो बेटा ये आई बटन पे इसका लिंक आ रहा है, आप जाकर देख लीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक है, तो आप जाकर देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 2 चैप्टर 2 के 3 नंबर के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। अच्छे से आप समझना। और आपको बेटा बता देता हूँ, ये प्रश्न बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप सबसे पहले प्रश्न बैंक को सॉल्व करें, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं आगे और 3 नंबर के क्वेश्चंस दिखा देते हैं। इसके बाद बेटा आपको ना देखो 2 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम केवल 3 नंबर के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो पहले आपको मैं क्वेश्चन पढ़ दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आंसर पे इनके बात करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बेटा ये है, राउल्ट का वासुदाव अवनमन किया है। हमें राउल्ट का वासुदाव का अवनमन नियम देखना है, ठीक है, और राउल्ट नियम की सीमाएं देखना है। तो पहला क्वेश्चन हम ये कंप्लीट करेंगे। दूसरा, साधारणतः किसी विलायक में विलय घोलने पर, कोई भी जो विलायक है उसके में विलय घोल दिया जाता है तो उसको क्वथनांक जो है ना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, एक बाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाने से उसका वासुदाव कम हो जाता है, ये क्या है, ठीक है, ये भी समझेंगे, है ना। अगला हमारा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी समझेंगे। ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना, इनको भी समझेंगे। हर एक पॉइंट को बेटा हम कवर करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हमारे बेटा ये हैं, धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल एवं ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल की समान मात्रा से जल के हिमांक में अवनमन के बढ़ते क्रम में लिखना है, तो ये लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। राउल्ट के नियम को समझाइए। अलग से राउल्ट का अलग टाइप का है ना, इसकी सहायता से आवासशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना, ये सब क्वेश्चन बेटा हम स्थिरक्वाथी मिश्रण, है ना, फॉर्मलता, नॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, हीलियम को गोताखोरों के सिलेंडर में उपयोग किया जाता है, क्यों, इस सब क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राउल्ट का वासुदाव अवनमन नियम लिखिए। राउल्ट का जो वासुदाव अवनमन नियम है वो लिखना है, ठीक है। तो राउल्ट के वासुदाव अवनमन नियम देखो, मैं पहले बता देता हूँ बेटा, जो राउल्ट महोदय थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो राउल्ट का राउल्ट का यह नियम लिख देना बेटा, ठीक है। राउल्ट नियम ये मान के चले, राउल्ट का यह नियम फ्रांसीसी रसायन शास्त्री राउल्ट द्वारा 1887 में दिया गया था, ठीक है बेटा। ये जो वासुदाव अवनमन नियम है 1887 में दिया गया था। इस नियम के अनुसार होता क्या है, किसी तनु विलयन के वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन, वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है बेटा, तो वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये होता है। राउल्ट का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, वासुदाव का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो बेटा होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है, राउल्ट का वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मूल भिन्न के बराबर होता है, विलय के मूल भिन्न के बराबर होता है। अर्थात मतलब ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये जो है ना विलय के मूल भिन्न, मतलब मूल प्रभाज को हम किससे व्यक्त करते हैं, एक्स, और विलय को किससे व्यक्त करते हैं, एक्स बी। मतलब जो एक्स बी है P0 माइनस PA अपॉन P0 इसके बराबर होता है। ये बेटा राउल्ट का वासुदाव अवनमन नियम है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखना, इतना नियम लिखने के बाद ये लाइन मत लिखना, ठीक है। इसको हम ये नियम ऊष्मागतिकी का नियम भी कहते हैं, ये लाइन मत लिखना। बट इसको लिखने के बाद, जो आपने इतनी थ्योरी दिख रही है, इसको लिखने के बाद उसके में आप इतना लिख देना, एक्स बी बराबर P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये चीज़ लिख देना, ठीक है। ये आपका नियम हो गया वासुदाव
अवनमन नियम, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ लिख देना, ठीक है। और यही होता है वाष्पदाब में अवनमन और विलय के मोल भिन्नांक, ठीक है। ये लिख देना और ब्रैकेट में डब्बा में इसको बंद कर देना, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो अभी इसकी सीमाएं रह गई हैं बेटा, है ना, सीमाएं और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये राउल्ट नियम की बेटा सीमाएं हैं। राउल्ट नियम की ये सीमा है कि जो राउल्ट नियम है बेटा केवल और केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त इन विलयनों पर लागू नहीं होता, केवल और केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। दूसरा है राउल्ट नियम आवासशील विलय युक्त विलयन पर पूर्णता, जो आवासशील विलय युक्त विलयन होते हैं उन पर ही लागू होता है पूर्णता, और बाकी विलयनों पर यह लागू नहीं होता, ठीक है। यह नियम विद्युत अपघट्य विलयनों पर बेटा, ये जो है ना विद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू होता है, मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे विलयन होने चाहिए जिनका आयनन हो जाए, जिनका क्या हो जाए, आयनन हो जाए, मतलब ऐसे विलयन होने चाहिए जो अपने आयनों में विभक्त हो जाएं, ऐसे विलयनों पे लागू होगा, ठीक है। समझ गए बेटा। तो ये 3 नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन हुआ प्रश्न बैंक का, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमसे कह रहा है साधारणतः किसी विलायक में विलय मिलाने पर, अगर कोई भी विलायक है उस विलायक में यदि विलय मिला दिया जाए तो उसके क्वथनांक जो है ना, उस क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्यों? समझ रहे हो आप? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्यों? क्वथनांक उसका बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है क्वथनांक, ये चीज़ हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो साधारणतः बेटा क्या होता है, किसी विलायक में विलय मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय जैसे नमक, जब कोई भी शुद्ध विलायक है बेटा, जल आपका शुद्ध विलायक है, यदि उस जल में आवासशील विलय जैसे नमक है ना, शक्कर आदि मिला दिया जाता है, तब बने विलयन के वाष्पदाब में कमी हो जाती है। जो वाष्पदाब कम हो जाता है, और वाष्पदाब जैसे ही कम होगा वाष्पदाब जैसे ही कम होगा क्वथनांक बढ़ जाएगा, ठीक है, हो जाती है। जैसे ही वाष्पदाब कम होता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है ना। ये आपको कारण इसमें देना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। अगला हमारा क्वेश्चन है जब आवासशील विलय है ना को विलायक में मिला दिया जाता है, जो आवासशील विलय जैसे नमक हुआ, शक्कर हुआ, इसको जब विलायक में मिला दिया जाता है तो वाष्पदाब में कमी हो जाती है, क्यों? बेटा वही बात है, अभी ये जो ऊपर क्वेश्चन था वो घुमा के, क्वेश्चन एक ही है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन एक ही, बट इस दोनों को घुमा के दिया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इसके आंसर पे बात कर रहे हैं बेटा, एक सेकंड रुकना, ठीक है। इसके आंसर पे हम बात करते हैं, ठीक है। चलो समझो, है ना बेटा, क्या होता है, जल शुद्ध विलायक, जल क्या है, शुद्ध विलायक, ठीक है। शुद्ध विलायक में नमक या शक्कर आवासशील विलय हैं, ठीक है। नमक या शक्कर क्या है, आवासशील विलय। मिलाने पर इसके अणु विलायक के साथ, मतलब जो नमक या शक्कर के जो अणु हैं वो विलायक जैसे जल के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है। और कुछ द्रव की सतह पर आकर बैठ जाते हैं। देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये हमने इसमें क्या किया है, जो डायग्राम दिख रहा है इसमें हमने विलायक लिया है और कुछ मात्रा में हमने आवासशील विलय जैसे नमक, शक्कर वगैरह मिला दिए, ठीक है। तो जो नमक या शक्कर है वो जल के साथ जो इधर है ना मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ नमक या शक्कर के अणु इसकी सतह पर आकर बैठ जाएंगे, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है। अब सतह पर आकर बैठ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही इसे गर्म किया जाए, सतह पे आकर बैठ गए, अब जैसे ही हम क्या करेंगे बेटा, इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो नमक के अणु स्वयं तो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते, क्योंकि ये खुद आवासशील है, इनका वाष्प में चेंज नहीं होता, वाष्पशील नहीं है, ये आवासशील है, ठीक है। तो खुद तो वाष्प में चेंज होते नहीं, परिवर्तित होते नहीं, और निकटवर्ती जो विलायक है जैसे जल है, जल के अणुओं को वाष्प में परिवर्तित होने से रोकते हैं। अब वाष्प कम बनेगी तो वाष्पदाब कम होगा, जिससे वाष्प अणु कम बनते हैं, फलस्वरूप वाष्पदाब कम हो जाता है। अब जब वाष्प अणु कम बनेंगे तो कम ही तो वाष्पदाब लगेगा, कम ही तो वाष्पदाब होगा, तो इसलिए बेटा वाष्पदाब कम हो जाता है। समझ रहे ना, तो ध्यान रखना, इन कारण को आप अच्छे से समझो, है ना, अपनी कॉपी में लिखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट है बेटा, अभी देखो ठोस की द्रव्य विलेयता, मतलब ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस की द्रव्य विलेयता क्या होती है, ठोस की द्रव्य विलेयता, ठोस का द्रव्य मिलना ही ठोस की द्रव्य विलेयता होती है। समझ रहे हो ना, ठोस का द्रव्य में मिलना ही ठोस की द्रव्य विलेयता होती है। जैसे नमक ठोस है, इसको जल में मिला दो तो मिल जाएगा। जैसे मिट्टी ठोस है, जल में मिला दो तो घुल जाएगी,
है ना, शक्कर ठोस जल में मिला तो घुल जाएगी। तो यही है बेटा, ठोस को द्रव में घोलना ही ठोस की द्रव्य विलेयता होती है। ठीक है, तो ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक का पूछ रहा है बेटा ये हमसे। ठीक है, तो विलेय ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। अब विलेय कैसा है और विलायक कैसा है, मतलब ठोस कैसा है और द्रव कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यदि आप पत्थर को जल में घोलो, क्या पत्थर जल में घुलेगा? नहीं ना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बेटा इनकी प्रकृति पे, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो समान समान को घोलता है। ठीक है, खोलता है लिखा है बेटा, है ना, यहाँ पर लिख देना घोलता है। ठीक है, समान समान को घोलता है। ठीक है, यहाँ घोलता लिख देना बेटा। ठीक है, चलो गलती से मिस्टेक हो जाती है, समान समान को घोलता है, तो क्लियर है बेटा, है ना। ठीक है, अतः आयनिक ठोस जैसे NaCl, KCl, Na2CO3 आदि जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। ठीक है, खुल जाते हैं लिखा है, बट घुल जाते हैं लिखने ना बेटा, घुल जाते हैं। ठीक है, तो देखो जिसमें आयनिक बंध होगा, जैसे आयनिक बंध है, जैसे NaCl में आयनिक बंध है, KCl में आयनिक बंध है ना, सोडियम कार्बोनेट में आयनिक बंध है आदि जैसे जो ध्रुवीय विलायक में वो जल में घुल जाते हैं। जबकि सहसंयोजक ठोस जैसे आपका नेपथेलीन हुआ, एंथ्रासीन हुआ आदि अध्रुवीय विलायक, मतलब सीधी सी बात इसका कहना, इस पॉइंट का कहना है कि जो ध्रुवीय विलायक होंगे, मतलब जिन पे प्लस, ध्रुवीय का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस माइनस, जिस पे हो प्लस माइनस हो, जो ध्रुवीय विलायक होंगे वो तो जल में घुल जाएंगे, लेकिन अध्रुवीय विलायक जो है ना जल में नहीं घुलेंगे। तो ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, आयनिक बंध वाले घुल रहे हैं, सहसंयोजक बंध वाले नहीं घुल रहे हैं, ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। ठीक है बेटा, थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंटिंग है, घुल जाते हैं, ये खुल जाते हैं लिखा है, घुल जाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा सुधार करना आप। ठीक है, चलो अगला पॉइंट बेटा, देखो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा ताप है ना, बेठोस। अब देखो ताप कह रहा है बेठोस जिन्हें जल में घोलने पर, खोलने पर लिखा है बेटा, घोलने कर लेना। ठीक है, घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ काम हो जाती है लिखा बेटा, कम हो जाती है। ठीक है, तो बेटा ऐसे ठोस जिन्हें जल में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकल, जिनकी ऊष्मा बाहर निकले, ऐसे ठोस जिनमें जिन्हें जल में घोलने पर उनकी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ताप बढ़ाएंगे तो उनकी जो विलेयता है वो कम हो जाएगी, ताप बढ़ाने पर कम हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे विलायक जिनकी ऊष्मा बाहर नहीं निकलती, वो ताप बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा घुलेंगे, ज़्यादा मात्रा में घुलेंगे। जैसे शक्कर है ना, जल में घोलते हैं तो ऊष्मा इसकी बाहर निकलती ही नहीं है, तो अच्छे से घुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नमक को जल में घोलेंगे तो उसमें बाहर निकलती नहीं है, तो अच्छे से घुल जाएंगे। ठीक है, बट ये कैल्शियम ऑक्साइड जैसे आपका चूना हुआ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हुआ, इनको जल में डालो तो उसमें बाहर निकलती है, इसलिए ये ताप बढ़ाएंगे तो थोड़े कम घुलेंगे। ठीक है, चलो, है ना, 2 पॉइंट हो गए हमारे, है ना। अवशोषित होती है, ठीक है, वही है, उसका मतलब ये है बेटो, अवशोषित होता है मतलब बाहर नहीं निकलती, उसमें लेते हैं। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर वो अधिक घुलते हैं। ठीक है, जैसे NaCl, नमक की भी बात की थी, KCl है ना, ये जल में ताप बढ़ाने पर बढ़ते हैं। ठीक है, एक विस्तृत पॉइंट दिखाए हैं बेटा मैंने आपको। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है बेटा दाब, है ना। ठोस तथा द्रव में संपीडितता का गुण बहुत कम होता है, बिल्कुल होता है। ठोस और द्रव में संपीडितता बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैसों की होती है। ठीक है, अतः ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब बढ़ाओ या ना बढ़ाओ उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब बढ़ाने या घटाने से ठोस द्रव में विलेय अधिक नहीं होगा, कम नहीं होगा, ये कोई चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन हुआ चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। अब हम 5वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन का क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन नंबर बेटा ये 4 न्यूमेरिकल ये था, और जो हमने ठोस की द्रव में विलेयता वाला था वो 5वां क्वेश्चन था, बट हमने चौथे क्वेश्चन में उसको पढ़ लिया, तो उसके लिए थोड़ा सा क्रम इधर उधर हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है और जो हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा न्यूमेरिकल है और बोल रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल, मतलब एथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा, C2H5OH। ठीक है, ये C2H5 होता है इथाइल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों मतलब विलेय और विलायक, दोनों का मतलब इसने बोला विलेय और विलायक दोनों के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो विलेय और विलायक को पहचानना आपका पहला काम है। ठीक है, तो बेटा जो कम मात्रा वाला होता है विलेय, मतलब यहाँ पर बेटा जो जल है वो क्या है, विलेय है। जल क्या है बेटा, विलेय है। और जो 92 ग्राम जो है ज्यादा इथाइल एल्कोहल है, ठीक है, ये है आपका विलायक, ये है आपका विलायक। क्लियर है। ठीक है, मूल प्रभाज बेटा, मूल प्रभाज होता है X और विलायक के होते हैं XA
और विलय के होते हैं एक्स बी, है ना। और बेटा इनका जो सूत्र होता है वो होता है आपका एन ए, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और इसका होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। ये विलायक के मोल प्रभाज और ये होते हैं विलय के मोल प्रभाज। बेटा एन क्या है? मोलों की संख्या। एन क्या है? मोलों की संख्या। और एन का जो सूत्र होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है। अब यदि विलायक के मोल प्रभाज निकालेंगे तो एन ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और यदि विलय के निकालेंगे बेटा तो हो जाएगा एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये सूत्र होगा, ठीक है। तो बेटा अगर हमें मोल प्रभाज निकालना है तो मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा हम पहले विलय के लिए देख लेते हैं, ठीक है। मतलब विलय जल, विलय क्या है? जल के लिए, विलय जल के लिए। विलय को हम किससे व्यक्त करेंगे बेटा? बी से, ठीक है। तो जो विलय जल, जल का जो बेटा W है, जल का जो W है मतलब भार है, जल का जो W है मतलब भार है ना, वो कितना दिया है? WB, है ना। कितना दिया है? 72 ग्राम, ये दिया है 72 ग्राम, ठीक है। और जल का MB मतलब जल का अणु भार, है ना। और जल का अणु भार आपको पता ही बेटा, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल का अणु भार कितना होता है? 18। कितना होता है? 18, समझ गए ना। और जल के लिए जब हम Na निकालेंगे, सॉरी Mb निकालेंगे ना, जल तो विलय है तो Nb निकालेंगे बेटा, तो Nb बराबर क्या हो जाएगा? WB अपॉन Mb। तो WB का मान कितना है बेटा? 72, और इसका मान क्या है? 18। 18 चौके 72, मतलब Na का मान कितना आ गया है? 4 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से बेटा हम विलायक के लिए निकाल देंगे। विलायक, विलायक क्या है बेटा? एथाइल एल्कोहल, मतलब C2H5OH, ये है ना, के लिए, ठीक है। तो एथाइल एल्कोहल का बेटा WA, एथाइल एल्कोहल विलायक है, विलायक के लिए A व्यक्त करते हैं, तो WA कितना दिया बेटा? 92, ठीक है। और MB एथाइल एल्कोहल का बेटा कितने कार्बन है? 2। एक कार्बन का भार कितना होता है? 12, और 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 24। H का 1 होता है तो 5, O का कितना होता है? 16, H का कितना होता है? 1, ठीक है। इनको सबको जोड़ेंगे बेटा तो ये 40 और ये 46 आएगा। कितना आएगा? 46। MB का मान कितना आ गया बेटा? MB कितना आ गया? 46, और WA कितना है? 92। तो Na निकालेंगे मोल प्रभाज, तो क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA, ठीक है। WA का मान कितना है? 92, और इसका मान कितना है बेटा? 46। तो 46 दूनी 92, मतलब इसका Na का मान कितना आ गया? 2, और NB का मान आ गया, ठीक है। अब हम मोल प्रभाज निकालना है, X और X भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले X ही निकाल दूं, ठीक है, X ही निकाल दे रहा हूं, ठीक है। क्या है आपका सूत्र? Na अपॉन Na प्लस NB। Na का मान कितना बेटा? 2 आया, ठीक है। Na का मान 2 है ना, और NB का मान कितना आया है? 4, ठीक है। तो ये आ गया 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6, या 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब XA मतलब मोल प्रभाज जो आपका आ गया है विलायक का, वो आ गया है 1/3। विलायक का मोल प्रभाज बेटा कितना आ गया है? 1/3 आ गया है। इसी प्रकार हम विलय के निकालेंगे तो क्या लगाएंगे सूत्र? XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। तो NB का मान कितना है? 4, Na का मान 2, इधर 4 है ना, तो 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब XB बराबर कितना आ गया बेटा? 2/3। तो ये फुल क्वेश्चन, ये तो मैंने समझाया बेटा, आप ऐसे करके समझना, ऐसे करके आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करना इसको। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब जो धनात्मक और ऋणात्मक विलयन है उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो बेटा धनात्मक जो है ना अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन में अंतर बेटा ये है कि देखो, जब धनात्मक विलयन बनते हैं तो इनके बनने में एंथैल्पी और जो आयतन होता है, आयतन और जो एंथैल्पी होता है इसमें वृद्धि होती है, और वृद्धि के आधार पर ही तो इन्हें धनात्मक बोला गया, ठीक है। और जब ऋणात्मक अनादर्श विलयन होते हैं इनके बनने में एंथैल्पी और जो आयतन है इसमें बेटा कमी होती है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। चलो दूसरा पॉइंट बेटा आपका ये है, जो धनात्मक विलयन है इनके लिए बेटा जो विलायक का वाष्पदाब, जो PA लिखा है विलायक का वाष्पदाब है,
वो, और जो P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और x क्या है, विलायक के मोल प्रवाह। ठीक है, तो इसका पॉइंट का मतलब ये है कि जो Pa है इसका मान अधिक होता है P0 और XA से, और Pb का मान भी अधिक होता है P0b और XB से। किसके लिए, धनात्मक विलयन के लिए। लेकिन यही चीज़ इनके लिए बेटा कम होती है, यही चीज़ इनके लिए क्या होती है, कम। देखो साइन चेंज, देखो यहाँ पर जिस तरफ ये मुंह दिख रहा है ना, इस टाइप का ये मुंह है, उस वो बड़ा है, और ये पूंछ है जिस तरफ वो छोटा है। ठीक है, चलो, है ना। और थर्ड पॉइंट बेटा इनके उदाहरण, जैसे मेथिनॉल में जल मिला दो, धनात्मक अनादर्श विलयन मिलता है ना, एथिनॉल में जल मिला दो, है ना। बट एसिटिक अम्ल में जल मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल मिलाएंगे तो आपका बनेगा ऋणात्मक अनादर्श विलयन। ठीक है, चलो, ऐसे विलयन का वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है। ये पॉइंट आप लिखना या मत लिखना, 3 पॉइंट आपके हो ही गए, क्योंकि 3 पॉइंट तो हमें देना ही है इसमें। ठीक है, चलो, हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 6 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा 7 है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और बेटा ये एसिटिक अम्ल का सूत्र ये है। ठीक है, और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का ये सूत्र ये है। ठीक है, और ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल, और ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल का सूत्र ये है। ठीक है, कि समान मात्रा से, मतलब इनकी समान मात्रा से जल के हिमांक में अवनमन को बढ़ते हुए क्रम में लिखना, बस केवल बढ़ते हुए क्रम में दिखाना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बेटा जो आपका एसिटिक अम्ल है इसका जो हिमांक में अवनमन है, जो एसिटिक अम्ल है बेटा इसका हिमांक में अवनमन है ना कम होता है, उससे अधिक किसका होता है, CF3 मतलब ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल का। ठीक है, और उससे अधिक होता है बेटा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का। ठीक है, ये आपका एसिटिक अम्ल है, ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल है, और ये ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, तो ये बढ़ता क्रम है। ठीक है, सबसे कम बेटा एसिटिक अम्ल का, फिर ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल का, फिर ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत छोटा है, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है हमारा, राउल्ट के नियम को समझाइए। मतलब बेटा राउल्ट के नियम जो है ना, इस राउल्ट के नियम को बेटा हमें क्या करना है, समझाना है। ठीक है, राउल्ट के नियम को बेटा हमें क्या करना है, समझाना है। तो राउल्ट नियम को बेटा समझाना है, तो ठीक है, इसके बाद इसकी सहायता से आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है ये समझाइए। ठीक है, तो बेटा इन दोनों के लिए, ठीक है, राउल्ट नियम क्या है, इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, तो आप जाके उसको देख लो, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा पड़ जाएगा, तो अलग से बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे क्लियरली इन चीज़ों को समझ सकते हैं, और इसकी सहायता से आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है इसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बेटा वीडियो को पहले कंप्लीट कर लो, इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इन दोनों को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, अगले क्वेश्चन पे। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ये बताना। ठीक है, तो आपके लिए बेटा बता देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, चलो, ऐसे विलयन बेटा, स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब होता है ऐसे विलयन जो बिना संगठन में, मतलब इनके संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इनके आकार घनत्व में इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, बिना संगठन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्वित हो जाते हैं, एक ही ताप पर गर्म हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, एक ही ताप पर, ताप चेंज नहीं करना होता इनको, जो ताप प्रारंभ में है अंत में ही वही ताप होगा, है ना, बिना ताप में परिवर्तन किए आश्वित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथनांक या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण है बेटा, यदि 95.6% एल्कोहल और 4.4% जल का मिश्रण जो है ना स्थिर क्वाथी मिश्रण है, क्योंकि बिना ताप में परिवर्तित किए ये आश्वित हो जाता है एक ही ताप पर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटा, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, उदाहरण। ठीक है, इसके बाद है ना, इसका जो क्वथनांक जो है ना वो है 78.1, मतलब इस ताप पर ये उबलता है, इस ताप पर उबलता है, इससे ज़्यादा कम नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलो ओके, तो बेटा ये लाइन इधर से इधर तक ये तुम्हें नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण बेटा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण और एक उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शन करते हैं, जो निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं बेटा, वे राउल्ट का धनात्मक विचलन नियम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात इनका वाष्प दाब उच्च होता है। ठीक है, इनका वाष्प दाब क्या होता है, उच्च, और बेटा वाष्प दाब जब उच्च होगा तो क्वथनांक बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनका वाष्प दाब क्या होता है, उच्च, और क्वथनांक होता है निम्न, ये लिखा है। ठीक है, चलो, जैसे एसीटोन और CH2 ये आपके
निम्न क्वथन स्तर क्वाथी मिश्रण है, ठीक है। एल्कोहल और हेक्सेन जो है ना निम्न क्वथन स्तर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा उच्च क्वथन स्तर क्वाथी मिश्रण। तो वे विलयन जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनका वाष्पदाब है ना कम होगा, तो हिमांक जो है वाष्पदाब कम होगा और क्वथनांक अधिक होगा, ठीक है। एस्टोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, ये इसके एग्जाम्पल हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, फॉर्मलता, नॉर्मलता एवं पार्ट्स पर बिलियन पीपीएम, ठीक है, इनको समझाना है। तो बेटा जो फॉर्मलता है इसकी परिभाषा है, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मलता। और फॉर्मलता को हम F से व्यक्त करते हैं, है ना। इसका मात्रक होता है बेटा ग्राम सूत्र पर लीटर। इतना ही बताना, कोई ज़्यादा नहीं बताना, क्योंकि 3 परिभाषाएं हैं 3 नंबर की, ठीक है। इतना बता दिए, ठीक है। ये नॉर्मलता की परिभाषा, ये जो दिख रही है ना नॉर्मलता, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे N से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक पर लीटर होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी नॉर्मलता हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको पीपीएम भी कंप्लीट करना है बेटा। पीपीएम इसमें है नहीं है, बट आप पीपीएम कर लेना, पार्ट्स पर मिलियन कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बुक में भी मिल जाएगी, आपके नए नोट्स बनाए होंगे उनमें भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम गैस भरी जाती है। जो गोताखोर होते हैं उनके सिलेंडर जो होते हैं, गोता जो लंबे लंबे कई दिनों तक गोता लगाए रहते हैं समुद्र में, हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है ये कारण समझो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है वायु में नाइट्रोजन गैस होती है और 78 पॉइंट होती है, 78% होती है, 78% होती है नाइट्रोजन गैस वायु में, ठीक है। तो बेटा अगर जो आपके गोताखोर हैं यदि वो वायु का उपयोग करें तो वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है बेटा, जैसे ही वो समुद्र के अंदर जाएंगे तो दाब अधिक लगेगा और अधिक दाब पर जो नाइट्रोजन होगी ब्लड में मिल जाएगी, घुल जाएगी। और जैसे ही गोताखोर फिर बाहर निकलेगा तो गोताखोर को उल्टी, दस्त आदि की शिकायत होंगी। बट यदि हीलियम का उपयोग करता है गोताखोर, किसका उपयोग करता है बेटा, हीलियम का, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझो आंसर। हीलियम को गोताखोरों के सिलेंडर में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि हीलियम का घनत्व होता है बिल्कुल कम, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 2 होता है। भार कितना होगा, 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो घनत्व ना बहुत कम होता है, ठीक है। जिससे गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेते हैं तब हीलियम गैस रक्त में विलय नहीं होती। जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो दाब अधिक होता है ना, तो वहाँ पर जो हीलियम है रक्त में विलय नहीं हो पाती। किंतु यदि हीलियम के स्थान पर वायु का उपयोग किया जाता तब वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन है अधिक दाब लिखा है बेटा, दाब पर रक्त में विलय हो जाती है, जिससे गोताखोर के बाहर, जैसे ही गोताखोर बाहर निकलते हैं उन्हें उल्टी, दस्त आदि की शिकायत हो जाती है। इसलिए हीलियम का उपयोग करना चाहिए, हीलियम रक्त में विलय नहीं होती, तो ये कारण है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के जो बेटा हमारे जो यूनिट 2 बिलियन थी उसके जो 3 नंबर के जो क्वेश्चन थे ये टोटली कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा पूरी वीडियो में नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करो, तो बेटा आप वीडियो को दिल से लाइक करो, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो। और अगली वीडियो में बेटा हम फिर यूनिट 3 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और बेटा हम सोचेंगे क्या हम कल से आपको कंटिन्यू ही वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो कल आपको यूनिट 3 की वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।